नमस्कार दोस्तों, आज के इस का ये लास्ट टॉपिक है लोकतंत्र के क्रमिक विकास का। हम पढ़ने जा रहे हैं वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र यानी विश्व के लेवल पे। आज तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में किसी देश के तक ही हम लोगों ने बात किया कि उस देश में लोकतंत्र के विकास के बारे में देखा है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने म्यांमार, चिली, पोलैंड, नेपाल, अफ्रीकी देश घाना के बारे में, बहुत से ऐसे देशों के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस जैसे जगहों पे किस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो ये तो देश के ऊपर, लेकिन देश के ऊपर जो लोकतांत्रिक सरकार आ रही है उस देश को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, तो ये वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र का कहने का मतलब है ये है कि विश्व के ऊपर लोकतंत्र यानी किस तरीके से विश्व के जो लोग हैं एक ऐसे कोई बॉडी का निर्माण करे जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड को रेगुलेट कर सके एक अच्छे ढंग से। क्योंकि हो सकता है कि कोई देश अपना मनमानी करे, किसी छोटे देश पर दबाव डाले, तो बहुत कुछ हो सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए वैश्विक स्तर पे भी लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश की गई है। क्योंकि एक देश में लोकतंत्र हो जाने से पूरे देशों के अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। तो इसलिए वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को रखने के लिए एक संगठन बनाया गया है, एक सरकार बनाया गया है। तो वहीं आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्योंकि एक देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन क्या वो देश दूसरे देशों के लोकतंत्र के प्रति चिंतित है या फिर प्रतिबद्ध है उसकी लोकतांत्रिकता को लेकर, तो ये कहना मुमकिन नहीं है। क्योंकि कोई देश अपने लोकतंत्र, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए वो दूसरे देशों पर भी क्या करता है, अपने गुलाम बना देता है। अपने देश में तो लोकतंत्र कर लेगा, लेकिन दूसरे देश को गुलाम बना लेता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ की जनता के साथ दुर्व्यवहार या फिर उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए पूरे सरकार, पूरे देश पे कंट्रोल रखने के लिए एक बॉडी का निर्माण किया गया है, जैसे हर देश के सरकार का निर्माण किया गया। तो वहीं आज हम इस वीडियो में पढ़ें। तो चलिए चलते हैं पढ़ने। बोल रहा है कि किसी भी देश में सरकार, लेकिन दुनिया की कोई सरकार नहीं है। सबकी सरकार है लेकिन दुनिया में कोई नहीं है। तो इसलिए विश्व में कोई सरकार होनी चाहिए, और उसके लिए कानून बनाने के लिए जो सारे लोगों पे लागू होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि एक संस्था है जो कि पूरे देशों पे तो नियंत्रण नहीं रख सकता, लेकिन कुछ ऐसे नियम बना सकता है जिससे कि दूसरे देशों का या फिर पृथ्वी पे हो सकता है वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करने का मतलब कि लोग दूसरे देश क्या करेंगे कि अपनी मनमानी से कुछ भी करेंगे, इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे या फिर कोई देश के साथ इसके संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी देश पे आक्रमण कर देंगे। तो उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी, जिसका स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित है, जिसको संयुक्त राष्ट्र कहा गया है। इससे भी पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920-18 में 18-20 में एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, लेकिन वो असफल रहा था। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में गई थी। तो ये जो संस्था है ये पूरे देशों पे अपना एक अधिकार बना के रखती है, जिससे कि वो देश किसी पे हावी ना हो, नियंत्रण बना कर रखती है। तो ये पूरे देश को देखती है। इसमें अभी तक 192, अब हो सके बढ़ भी गए होंगे, ठीक है। और इसके कुछ अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय। ये सब उसके पार्ट हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जो कि पूरे तरीके से क्या करते हैं, पूरे देशों पर नियंत्रण रखते हैं। अगर किसी देश पे केस करना है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो लोग जाता है, ठीक है। और ये सब आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसमें
फाइनेंशियल ये सब सपोर्ट के बारे में बात किया जाता है। फिर सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में सुरक्षा को लेकर, और महासभा में मीटिंग वगैरह होता है। तो ये सब एक तरीके से कानून बनाने का महासभा में होता है। तो ये सब चीज़ हैं। महासभा संसद की भांति होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। महासभा में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जैसे आतंकवाद का मुद्दा है, या फिर पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दा है, या फिर कोई देश का कन्फ्लिक्ट हो गया है तो उस पर मुद्दा, उन सब चीज़ों पे महासभा में विचार विमर्श किया जाता है। और इसमें 190 सदस्य देशों को एक वोट देने का अधिकार होता है। किसी प्रस्तावों पर वोट देने का अधिकार होता है। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर, इसमें भी बहुमत, जिस तरीके से बहुमत से सरकार बनती है किसी देश में, उसी तरीके से किसी भी बिल को पास कराना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश के ऊपर कानून लाना है, तो उस पर वोटिंग होता है। बहुमत जिसका होगा तो उसकी तरफ वो चीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस आधार पर हम महासभा लोकतांत्रिक कह सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस महासभा क्या है, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक वहाँ पे 192 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो एक एक आदमी बन के गए हैं। एक देश का एक प्रतिनिधि है जो कि 192 कुल मिलाकर होता है, वो जो कि उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है अपने अपने देशों का। तो वो एक किसी भी कानून को अपने अनुसार या फिर अपने हित में देखते हुए, वो लोगों के हित, पूरे देशवासी, पूरे पृथ्वीवासियों के हित को देखते हुए वो उस कानून को वोट देता है, उसके पक्ष में वोट देगा या फिर विपक्ष में वोट देगा। ठीक। सुरक्षा परिषद में, जो कि दूसरा भाग है यहाँ पे, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 परमानेंट सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी। 5 परमानेंट सदस्य कौन से? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इन सब के पास वीटो पावर है, यानी कि कोई भी प्रस्तावना को अगर किसी एक ने वीटो कर दिया तो वो प्रस्तावना पास नहीं होता है। तो ये 5 देश याद रखिएगा, ये जो कि स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी करने का मतलब इनका कार्यकाल 2 वर्षों तक का ही होता है। 2 वर्ष पे दूसरे चेंज होते रहते हैं, 2 वर्ष बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सभी अस्थायी सदस्यों को वोट देने का अधिकार है। अगर कोई भी स्थायी सदस्य इस देश अधिकार प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद में उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती। यदि इनमें 5 की सहमति, कोई कानून जैसे लाना है आपको कि इस देश को ये चीज़ करना चाहिए, उस देश पे या फिर पूरे दुनिया को ये सब चीज़ करना चाहिए, कोई भी चीज़ को लेकर, जैसे परमाणु को, बम को लेकर, या फिर कोई भी चीज़ पर्यावरण से संबंधित, तो उसमें जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति होना अनिवार्य होता है। अगर किसी एक ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया तो वो कानून जो है बनने वाला किसी के ऊपर वो पास नहीं हो सकता। तो इनकी सहमति आवश्यक होती है, और बाकी 10 देशों के भी। आर्थिक और सामाजिक परिषद में विभिन्न देशों के आर्थिक और सामाजिक सहयोग की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। इसकी सदस्य संख्या 54 है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में क्या होता है कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए किसी देश को सहयोग के लिए इसमें विचार विमर्श किया जाता है। और न्यास परिषद में मुख्यतः उन क्षेत्रों में शासन देखती है जो क्षेत्र स्वतंत्र नहीं थे और जहाँ स्वशासन विकास नहीं हुआ था। और न्यास परिषद में वहाँ पे जहाँ पे अभी वहाँ की गवर्नमेंट पूरी तरह से डेवलप नहीं है या फिर वो देश आज़ाद नहीं है, तो उस चीज़ को न्यास परिषद देखता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा अंग है जिसमें ना विभिन्न देशों के विवाद न्यायिक समाधान यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग में है, नीदरलैंड के, तो ये 15 न्यायाधीश होते हैं उसमें। संयुक्त राष्ट्र का अपना सचिवालय है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन विभिन्न देशों लोगों पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, जैसा कि किसी भी देश की सरकार रख सकती है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ एक पूरे दुनिया को रेगुलेट करती है, चलाने का नियंत्रण रखती है, लेकिन वहाँ के जो सरकार है वहाँ के लोगों पर नियंत्रण नहीं रख सकती।
हाँ, भले वो प्रेशर कोई मान लीजिए जैसे कि इंडिया और चाइना में अगर लड़ाई होता है तो वो जो या फिर रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो जो संयुक्त राष्ट्र है वहाँ के लोगों को वो नहीं कुछ बोल सकती। वो वहाँ के प्रतिनिधि पर दबाव डाल सकती है या फिर बोल सकती है, लेकिन वहाँ के लोगों पर उनका नियंत्रण नहीं है। वहाँ के लोगों पर किसका नियंत्रण होता है? उसके अपने सरकार का नियंत्रण होता है। तो ये पूरे लोगों पर नियंत्रण नहीं रख सकती जिस तरह किसी देश की सरकार रख सकती है। तो ये सब चीज़ है। ये संगठन ऐसे नियम बनाते हैं जो विभिन्न प्रकार के सरकार के कामकाज की सीमा तय करते हैं और उनके लिए दिशा निर्देश देते हैं। और ये जो संगठन है सिर्फ नियम इस तरीके से बनाता है जैसे कि उस सरकार का कामकाज कि तुमको ये चीज़ करना है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, कि तुमको इस देश के साथ ऐसा इस तरीके से रहना है। जैसे समुद्री सीमा को लेकर कानून बनाया गया है तो तुमको इतने ही सीमा तक रहना है, वैसे दिशा निर्देश ये संगठन देती है। संयुक्त राष्ट्र संगठनों द्वारा निर्मित और विकसित विभिन्न कायदे कानून प्रकृति का विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित स्पष्ट होती है। तो ये आगे देखते हैं क्या है। किसी एक देश की सीमा में आने वाले समुद्री क्षेत्र के कार्य व्यापार को संचालित करने वाले कायदे कानून किसी समुद्री सीमा में से रिलेटेड, कि कैसे पता चलेगा कि इतने से इतने एरिया में, आप जैसे देखते होंगे कि नेवी पानी में, तो पानी में कैसे पता चलेगा कि कितने से कितने दूर तक उसका क्षेत्र है। तो इन सब चीज़ों को एक पैमाना ये संगठन बनाए है, कायदा कानून बनाए है कि इतने से इतने दूरी के बेस में तुम्हारा वाटर एरिया आएगा और तुमको यहाँ पे पेट्रोलिंग कर सकते हो। अपना व्यापार का एक जोन बनाया जाता है। अलग अलग कायदे कानून जिससे कि दो देशों में कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो सके कि कोई एक देश एक दूसरे देश के पास ही हो तो उसका एक बना दिया जाता है कि जैसे कि ये एक देश है और ये एक देश है, तो ये एक समुद्र है, तो इसको क्या किया जाता है, एक इमेजिनरी लाइन से दो बराबर भागों में बांट के बोला जाता है कि इधर का पानी का तुम यूज़ कर लेना, इधर का पानी का तुम यूज़। तो एक सीमा बना दी जाती है कि इतने पानी में तुम पेट्रोलिंग कर सकते हो, देख रेख कर सकते हो, अपनी मछली पालन मछली पकड़ सकते हो, वगैरह वगैरह सब चीज़ जो भी होगा। तो अगर इसके अंदर कोई घुस गया दूसरा देश बिना परमिशन के तो यहाँ की नेवी इसको शूट डाउन कर देगी। ठीक, तो ये इन सब चीज़ों पे ये संगठन कानून बनाती है। पर्यावरण से संबंधित कानून बना देगी कि ये देश, या फिर जैसे हाल ही में कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अंटार्कटिका जो कि जहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन वहाँ पे अनुसंधान के लिए वहाँ पे गया है, कई देश जाते हैं वहाँ पे रिसर्च के लिए। तो वैसे सब कानून ये बनाती है संयुक्त राष्ट्र। शस्त्रों को नियंत्रित रखने जैसे परमाणु बम वगैरह इन सब चीज़ों पर वो नियम बनाती है कानून। इनका नियम और कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर लागू करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। इन सारे कानूनों को, क्योंकि बहुत सारे पावरफुल राष्ट्र हैं, पावरफुल नेशन हैं जो कि इन कानूनों को नहीं मानते हैं, अच्छे तरीके से लागू ही नहीं होने देते हैं। वो दूसरे छोटे देशों पर तो लागू हो जाने देते हैं, लेकिन खुद की जब बात आती है तो वो नहीं होने देते हैं। तो ये साथ थोड़ी मुश्किलें आ जाती हैं संयुक्त राष्ट्र की, जो ये कमज़ोरी आप कह सकते हैं कि एक हो जाती है, जो कि क्योंकि वो कोई भी देश पहले अपना इंटरेस्ट देखने लगता है, नेशनल इंटरेस्ट, कि वो उसके फ़ायदे के लिए है, तो नहीं फ़ायदे के लिए रहेगा तो छोटे देशों पे, गरीब देशों पे वो लगने लगता है कानून। विभिन्न देशों की आपसी प्रतिद्वंद्विता इन्हें लागू करने में रुकावट, और विभिन्न देशों में जो प्रतिदिन कंपटीशन होता है जो किसी चीज़ को लेके, हथियारों के लिए, जैसे हथियार के लिए कानून बनाया गया कि तुमको इतना ही हथियार रखना है, लेकिन एक दूसरे सुपर पावर बनने के कंपटीशन में जब बात आती है तो वहाँ पे ये देश अपने इनका नियम कानूनों का पालन नहीं करते हैं, जिससे मुश्किलें आती है, जिससे अस्थिरता पैदा हो जाती है। आज के वैश्वीकरण के युग में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क, वैश्विक संगठनों से लोकतंत्र की मांग भी पहले की तुलना से अधिक बढ़ी है और इसके लिए संघर्ष भी चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वैश्वीकरण अब तो हो गया है कि हर लोग एक दूसरे के देश में जा रहा है, एक दूसरे के कल्चर को जान रहा है, वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन, वहाँ पे जाके नौकरी कर रहा है, वहाँ के लोग इधर आके नौकरी कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग
एक दूसरे देश के वहाँ के भावनाओं से जुड़ रहे हैं, वहाँ के सरकार से जुड़ रहे हैं, वहाँ के शासन प्रणाली से जुड़ के वहाँ के आबो हवा को महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके की वहाँ सरकार है। तो जिससे कि वो अपने जब देश में जा रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि उसी तरीके के जो लोकतंत्र इस देश में पाया गया वैसे ही मेरे देश में भी हो। तो वो उससे क्या हो, लोकतंत्र के लिए निरंतर संघर्ष चल रहा है और वैश्वीकरण हो गया है, तो जिससे कि लोग आके देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का सिचुएशन है, वहाँ का किस तरीके से सिचुएशन है। तो ये सब चीज़ें तो आज भी संघर्ष चल रहा है लोकतंत्र के लिए जहाँ पे देश हो। और आप देखते होंगे आए दिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ की आज़ादी के लिए मांग चलती ही रहती है। तो यही था दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।